नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। राम कृपाल यादव का खेल किसने बिगाड़ा, कौन है दोषी? तो आज इसी कौन को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, चुनाव जो है खत्म हो गया, रिजल्ट परिणाम भी आ गए, अब नई सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एनडीए के नेता चुने गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर, और वो ये है कि आखिर राम कृपाल यादव का जो है खेल किसने बिगाड़ा और कौन है दोषी? देखिए, प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब हैट्रिक लगाएंगे, ठीक। लेकिन हमारे पाटलिपुत्र के निवर्तमान सांसद रामकृपाल यादव हैट्रिक लगाने से चूक गए। तो बड़ी आश्चर्य हुई लोगों को कि आखिर पाटलिपुत्रा, जिस पर लोग आश्वस्त थे कि यहाँ से रामकृपाल जी जीतेंगे, कारण भी लोग बता रहे थे कि रामकृपाल जी सर्वसुलभ सांसद हैं, सबसे मिल लेते हैं, सबसे उनकी मुलाकात हो जाती है, सबके सुख दुख में वह उपस्थित रहते हैं, उसके सहभागी बनते हैं। बावजूद इसके इस बार मतदाताओं ने क्यों ठुकरा दिया? कारण लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि आखिर रामकृपाल यादव से ऐसी क्या चूक हो गई कि मतदाताओं ने उनको ठुकरा दिया जी। और बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं। नाराजगी भी थी, जिसकी चर्चा भी होते रहती थी, लोगों को उपेक्षित करने का आरोप भी लगा था। सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नाराजगी थी। बीजेपी के लिए जो पाटलिपुत्र सीट है वो गुमान वाली सीट थी, और बीजेपी को ऐसा लगता था, उनके नेताओं को ऐसा लगता था कि अगर राम कृपाल यादव हैं तो फतह तो निश्चित है। तो आप कह रहे हैं कि नाराजगी थी, तो किससे नाराजगी थी? पार्टी से नाराजगी थी, राम कृपाल यादव से नाराजगी थी? देखिए, नाराजगी के बहुत सारी वजह थी, और छठ के आसपास जो पिछला छठ हुआ था, उस समय इनके खिलाफ में एक जाति विशेष के मुखियाओं ने मीटिंग भी की थी, है ना, राम कृपाल यादव के खिलाफ में। और उसमें यह फैसला लिया गया था कि इस बार हम लोग रामकृपाल जी का साथ नहीं देंगे जी। और वह विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के विधायक जीते थे, अभी हैं, अब तो वह छोड़ दिए हैं, चले गए हैं। सिद्धार्थ सौरभ, वो चले गए, अब आ गए बीजेपी में। लेकिन जीते थे वही 2020 के विधानसभा चुनाव। अब सवाल है कि लोगों में इनके प्रति नाराजगी क्यों थी? नाराजगी की वजह भी बड़ा अजीब तरह का था। कहा गया था कि विकास के कार्यों में ठेका पट्टा जो होता है उसको देने में सांसद जो है जातीयता का खेल खेला करते हैं। इस वजह से उनके खिलाफ जो है इस बार हम लोग मतदान करेंगे, और जो नतीजे आए वह भी उसकी गवाही देती। विक्रम में रामकृपाल पिछड़ गए, जबकि विक्रम जो है वह भाजपा के कैडर वोटरों का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इस बार रामकृपाल जी पिछड़ गए। बता रहा है कि उनके प्रति नाराजगी थी, और नाराजगी का लोगों ने जो है इजहार किया मत पेटियों ईवीएम में मत डालकर। देखते ये बड़ी वजह हो गई उनकी हार की। दूसरी वजह है, विक्रम में प्रधानमंत्री ने भी इनके पक्ष में चुनावी सभा की थी, बावजूद इसके मतदाता इनके पक्ष में नहीं झुके। तो कहीं न कहीं से स्थानीय कारक था। जो बातें प्रकाश में आ रही थी वह सही थी। विक्रम विधानसभा क्षेत्र के कई मुखियाओं ने मीटिंग भी की थी कि नहीं देना है इस बार हम लोगों को मत, और जो रिजल्ट आया वो बता रहा है कि जो नाराजगी की बातें आ रही थी वह सही थी, उसमें कहीं न कहीं दम था। तो एक वजह तो ये थी।
दूसरी वजह थी कि इस बार जो शहरी क्षेत्र है वहाँ वोटिंग का प्रतिशत कम हुआ। जी। यह भी कृपाल जी के हार का एक प्रमुख कारण था। और सबसे बड़ी वजह क्षेत्र के लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रैली हुई थी, रोड शो, रोड शो जी 12 को, जी। है ना। और उस रोड शो में उनके रथ पर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के, अब तो निर्वाचित हो गए सांसद, उस समय प्रत्याशी थे रविशंकर प्रसाद जी रथ पर सवार थे, जबकि पाटलिपुत्र से प्रत्याशी रामकृपाल यादव को रथ पर जगह नहीं दी गई। तो लोग इसको भी एक वजह मानते हैं कि कहीं न कहीं मतदाताओं के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा उससे हुई और शहरी मतदाता उस अनुपात में भाजपा या भाजपा के कैडर वोटर उस अनुपात में नहीं मतदान केंद्रों पर गए और उदासीन रहे। उदासीन रहे, जिस वजह से रामकृपाल जी हारे। 6 विधानसभा क्षेत्र है जी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में, पालीगंज है ना, मसौडी, विक्रम, दानापुर, उसके बाद आपको मनेर, फुलवारी शरीफ। जी। इनमें जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में एक पर भी भाजपा नहीं जीत सकी, मतलब एनडीए की कहीं से जीत नहीं हुई जी। ये सब महागठबंधन के कब्जे में थे। पालीगंज से भी माले जो महागठबंधन का हिस्सा है, भाकपा माले, और फुलवारी शरीफ से भी भाकपा माले के विधायक हैं। विक्रम में बताए ही कांग्रेस से जीते थे सिद्धार्थ सौरभ, दानापुर से भी राजद के थे। इस परिस्थिति में इस बार लग रहा था कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसके नतीजे भी आ गए कि रामकृपाल यादव को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद में थे कि जिस तरह से प्रत्याशी मीसा भारती को ही बनाया गया, जिसको 2 बार के चुनावों में रामकृपाल यादव ने शिकस्त दी थी, 14 में भी, 2014 में भी और 2019 में भी, तो लग रहा था कि रामकृपाल जी के लिए पाटलिपुत्रा की सीट आसान जो है ना चुनौती है, लेकिन चुनौती काफ़ी कठिन हो गई। और इसके लिए लोग एक कुछ हद तक प्रधानमंत्री की उस जो है रोड शो को भी मान रहे हैं, जिसमें रामकृपाल यादव को नज़रअंदाज किया गया। इसको लेकर भी लोग मान रहे हैं कि यह भी एक वजह थी कि भाजपा के वोटरों में कहीं न कहीं उदासीनता का जो एक कारण है, उसमें यह भी एक प्रमुख रहा। अच्छा सर, रोड शो का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वाकई में जो रोड शो हुआ उसको मैं भी कवरेज कर रहा था, तो लोग भी ये ढूंढ रहे थे कि आखिर नरेंद्र मोदी जिस रथ पर सवार हैं उस पर कौन कौन लोग हैं। चूँकि पटना में 2 लोकसभा सीट है, एक है पाटलिपुत्रा, एक है पटना साहिब, तो उस पर रविशंकर प्रसाद सवार थे उस रथ पर, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो कहा जा रहा है कि इसमें साजिश हुई कि रामकृपाल यादव को उस पर जगह नहीं मिली, और उस दरमियान ही यह जो है चर्चा शुरू हो गई कि कोई बड़ी साजिश कि रामकृपाल को उस पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, साजिश के तहत जो है उस रथ पर रामकृपाल यादव सवार नहीं हो सके और उनकी हार की सबसे बड़ी वजह हुआ बन गई? देखिए, बिहार भाजपा में गुटबाजी तो है, इसको तो मानना पड़ेगा, ज़बरदस्त गुटबाजी है। टिकट वितरण में भी गुटबाजी का खेल चला। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम तय किया गया वह भी गुटबाजी के तहत निर्धारित किया गया कि कहाँ करना है, किसके पक्ष में ज़्यादा होना है। और हालांकि रामकृपाल जी के पक्ष में भी प्रधानमंत्री ने किया विक्रम में, बावजूद इसके उनके रथ पर क्यों नहीं चढ़ने दिया गया, इसके पीछे कौन सा गुट हावी रहा, इसकी भी तहकीकात की जा रही। और जब इनका रोड शो हुआ 12 को, और कल से ही यह जो है ना खबर फैलने लगी कि आखिर रामकृपाल जी को प्रधानमंत्री के रथ पर क्यों नहीं सवार हो, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की नाराजगी है क्या, बहुत तरह की बातें आने लगी।
तो एक जो बातें फैलती है जनता में, उसका कहीं न कहीं परिणाम भी सामने आता है, और परिणाम सामने आ भी गया। हालांकि यह भी खबर है कि इस बार लालू प्रसाद जी पूरी तरह से मुस्तैद थे। फुलवारी शरीफ भी गए थे प्रचार के लिए, दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों से अपील भी की कि भाई मीसा भारती को जिताना है। तो इसका भी असर हुआ कि मीसा भारती लीड की। जी। और दूसरी बात है, आप मानिए या नहीं मानिए, बात तय है कि माले जो 2 सीट जीती, पालीगंज और क्या कहते हैं फुलवारी शरीफ, तो उसका वोटर, इसके मतदाता पूरी तरह से मुस्तैद रहे। मीसा भारती के लिए उन्होंने काम किया, इसका भी लाभ मीसा भारती को मिला। जबकि पालीगंज में भी भूमिहार बहुल इलाका है, विक्रम भी भूमिहार बहुल इलाका है। यहाँ कम से कम रामकृपाल यादव को आगे होना चाहिए, लीड करना चाहिए। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से जब पिछड़ गए तो लग रहा था कि इनकी हार भी तय है। हालांकि दानापुर में आगे हो गए, 12,000 हुए, लेकिन आगे चले। और जबकि दानापुर के विधायक जो हैं वर्तमान में राजद के, वह लोग माना जा रहा था कि जो विधायक हैं वह पूरी तरह से काम करेंगे मीसा भारती के लिए, और मीसा भारती दानापुर से जरूर लीड करेंगे, लेकिन दानापुर से मीसा भारती पिछड़ गई। तो इसका भी लोग कारण ढूंढ रहा है, बहुत तरह के कारण इसके बताए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि विधायक खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, इस वजह से भी कहीं उनकी उदासीनता तो नहीं सामने आई कि मीसा भारती पिछड़ गई। तरह तरह की बातें आ रही, लेकिन मीसा भारती जीत गई तो जीत का श्रेय दानापुर के विधायक को भी मिलेगा। लेकिन रामकृपाल यादव के हारने से पार्टी को भी धक्का लगा और पाटलिपुत्रा क्षेत्र की जनता को भी धक्का लगा, क्योंकि रामकृपाल सर्वसुलभ सांसद थे। जी। तो सर, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कौन वो शख्स है कि रथ पर नहीं चढ़ने दिया रामकृपाल को? देखिए, कोई अदना कार्यकर्ता तो नहीं रोका होगा, और रोकने वाला भारी भरकम कार्यकर्ता होगा जिसने यह रणनीति बनाई होगी। और भारी भरकम कार्यकर्ता कौन हो सकता है, नेता कौन हो सकता है जिसके हाथ में पार्टी की कमान होती है या प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के मैनेजमेंट की व्यवस्था की जवाबदेही होती है। तो कहीं न कहीं उसके तहत लोग माना जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे ही कोई कारक होंगे जो रामकृपाल यादव से खफा होंगे और चाहते होंगे कि यह किसी तरह से हार जाए। देखिए, 7वें चरण में ज़्यादा हार हुई है, भाजपा को सबसे ज़्यादा धक्का लगा 7वें चरण में, मतलब अंतिम चरण में। जी। जितनी भी सीटें भाजपा यहाँ हारी हैं, उनमें अधिकांश सीटें 7वें चरण की है। जी। चाहे आप पाटलिपुत्रा को ले लीजिए, आरा को ले लीजिए, बक्सर को ले लीजिए, सासाराम को ले लीजिए। जी। 4 में से इन 3 सीटों पर चुनाव 7वें चरण में हुआ, आखिरी चरण में। इन तीनों सीटों पर भाजपा को हार मिली। हालांकि पहले चरण की भी एक सीट है औरंगाबाद, जी, जहाँ से भी भाजपा ने हाथ को शिकस्त मिली राजद के द्वारा। जी। लेकिन आखिरी चरण में जो जिस तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया शाहबाद क्षेत्र में, पटना में, पाटलिपुत्रा में, तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं गुटबंदी का जो है शिकार पार्टी हुई, और भीतर घात की वजह से ही पार्टी को यह शर्मनाक स्थिति झेलनी पड़ी। मतलब सर, ठीक है, वोटों के समीकरण बदले, ऊपर नीचे चीज़ें हुई, विक्रम के कुछ मुखिया नाराज थे, मीटिंग हुई, सब कुछ है, लेकिन एक अहम कारण बन गया पीएम का रोड शो। हाँ, इसको भी लोग मान रहा है कि इससे भी क्षेत्र के मतदाताओं में यह संदेश गया कि आखिर पीएम ने रामकृपाल जी को अपने रथ पर क्यों सवार नहीं किया, जिसकी वजह से भाजपा के मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर रामकृपाल यादव का खेल पाटलिपुत्रा में किसने बिगाड़ा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।